साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में हमने लक्ष्मी नारायण लाल के 30 नाटकों पर चर्चा की थी। आज जैसा कि मैंने कहा था कि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस कक्षा में केवल लक्ष्मी नारायण लाल की चर्चा हुई थी। आज की कक्षा में समकालीन हिंदी नाटककारों में 5 नाटककारों पर चर्चा होगी, उनकी रचनाओं पर चर्चा होगी, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमृत राय, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रेवती शरण शर्मा और राजेंद्र कुमार शर्मा के नाटकों पर बात करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधे प्रकरण से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों की रचनाओं की संख्या सीमित है, किसी के 3 नाटक हैं, किसी के 4 नाटक हैं, तो परीक्षा के पहले आपको पूरा सिलेबस हमको देना है। मेरी कोशिश यह है कि तेजी से आगे बढ़ते हुए आपकी परीक्षा के पहले मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम दे सकूं। तो चलिए प्रकरण से जुड़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आज के पहले नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि आप जानते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 3 नाटकों की रचना की है, लेकिन वह तीनों नाटक चर्चित रहते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तिगत जानकारी इनके बारे में कर लेते हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 में जन्म हुआ था और 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। साथियों ये इनको माना जाता है कि ये जन्मवादी नाटककार है। कैसे नाटककार हैं? जन्मवादी नाटककार हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कैसे नाटककार हैं, तो ये जन्मवादी नाटककार हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने नाटक प्रायः लोक नाट्य शैली में लिखे हैं, जो अभिनय है, यानी मंच पर अभिनय की दृष्टि से बहुत ही फिट या बहुत अच्छे नाटक है। इनके तीनों नाटकों में पहला नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है, वो है बकरी। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। बकरी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बकरी पिछली भी कक्षा में हमने कहा था, मैं हमेशा कह रहा हूं आपसे कि नाटकों के या किसी भी रचना का प्रकाशन वर्ष और उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको आप ध्यान से देखिए क्रम से चूंकि हम चल रहे हैं। तो बकरी जो है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों यह एक व्यंग्यात्मक नाटक। कैसा नाटक है? व्यंग्यात्मक नाटक। साथियों इसमें जो है, इस नाटक में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता, व्यवस्था, नेतृत्व द्वारा जो आम जनता का शोषण किया जा रहा है, आम जनता के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है सत्ता का, व्यवस्था का और नेतृत्व का, उसको बड़ी सूक्ष्मता से इस नाटक में व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार नेतृत्व, किस प्रकार व्यवस्था, किस प्रकार प्रशासन, किस प्रकार सत्ता आम जनता को पल पल पर छलती है, उनका शोषण करती है। तो बकरी जो है इसमें एक प्रतीक है, आप जान लीजिए। और यह व्यवस्था पर व्यंग किया गया है इस नाटक में। यह व्यंग्यात्मक नाटक है। इनका दूसरा नाटक जो है साथियों वो है लड़ाई, ठीक है। बकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लड़ाई का प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यवस्था के खिलाफ अकेली लड़ाई कभी सार्थक नहीं हो सकती, ठीक है ना। व्यवस्था के खिलाफ अगर लड़ना है तो आप अकेले लड़के उस व्यवस्था से नहीं जीत सकते। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित होना पड़ता है। यह लड़ाई नाटक में दिखाया गया है। इनका तीसरा नाटक आइए देख लेते हैं। इनका तीसरा नाटक है अब गरीबी हटाओ। अब
गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ इसका प्रकाशन वर्ष साथियों है 1981 ईस्वी। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, उत्पीड़न एवं राजनीतिक कुचक्र में फंसकर किस प्रकार आदमी पीड़ित होता है, किस प्रकार शोषित होता है, उसका वर्णन किया गया है। किसमें? राजनीतिक कुचक्र में, भ्रष्टाचार में। राजनीतिक कुचक्र, भ्रष्टाचार में आदमी किस प्रकार फंसकर शोषित होता है, पीड़ित होता है, यह अब गरीबी हटाओ नाटक में दिखाया गया है। ये आपने देखी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तीनों नाटक। अब आइए हम दूसरे नाटककार की ओर आगे बढ़ते हैं, वो हैं अमृत राय। ठीक है, आपने इनको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना देख लिया। ये इनके 3 नाटक है। परीक्षा के जो उपयोगी तथ्य हैं वो हम आपसे बताते हुए चल रहे हैं। दूसरे नाटककार अमृत राय। अमृत राय आपके लिए बिल्कुल परिचित नाम होगा, यह नया नाम आपके लिए नहीं, हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है। इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बनारस में। मृत्यु इनकी हुई थी 1996 में प्रयागराज में। ठीक है, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य, ये उपन्यास सम्राट प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं अमृत राय जी। इनको, इनकी रचना जो है कलम का सिपाही, ये भी चूंकि परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य है इसलिए इस पर बात कर लेते हैं। कलम का सिपाही के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये कलम का सिपाही जो है, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जन्म मृत्यु आपने जान लिया, बहुत बड़ा नाम हिंदी साहित्य का है। इनके 3 नाटक हैं। पहला नाटक है इनका चिंदियों की एक झालर। पहला नाटक है इनका चिंदियों की एक झालर। इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1969 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष चिंदियों की एक झालर का कब है? 1969 ईस्वी है। चिंदियों की झालर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की व्यवस्था में जो व्यापक स्तर पर अवमूल्यन हुआ उसका वर्णन किया गया है। चलिए इनका दूसरा नाटक देख लेते हैं। दूसरा नाटक इनका है शताब्दी। शताब्दी नाटक में साथियों व्यवस्था के खिलाफ दिशाहीन विद्रोह, मतलब जो विद्रोह व्यवस्था के खिलाफ है वो अगर दिशाहीन है तो किस प्रकार से निष्प्रभावी हो जाता है उसका चित्रण शताब्दी नाटक में इनके किया गया है। इनका तीसरा नाटक है हम लोग। ठीक है, दूसरा नाटक शताब्दी, तीसरा हम लोग। इसमें भी व्यवस्था के खिलाफ व्यंग ही किया गया है। ठीक है, अब यहाँ इनके नाटकों के बारे में आप महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि इनके ये जो तीनों नाटक हैं, इनके तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से, किस शीर्षक से? आज अभी, आज अभी शीर्षक से इनके तीनों नाटकों को एक जिल्द में 1973 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया गया है। मतलब एक ही जिल्द में समेकित करके आज अभी शीर्षक से 1973 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। तो यह जान लीजिए आज अभी ये जो इनका एक तरह से संकलन हो गया, संग्रह हो गया। इस संग्रह में 3 नाटक, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, यह तीनों नाटक एक ही पुस्तक में कर दिया गया है जिसका शीर्षक रखा गया है आज भी। 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अमृत राय के नाटकों के बारे में बस इतनी ही बात। उसके बाद आइए हम तीसरे नाटककार की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री मूल रूप से अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, किंतु
उन्होंने नाटकों के मंचन में बहुत अभिरुचि दिखाई। नाटकों में उन्होंने अभिनय किया, मंच पर अभिनय किया। अभिनय करते करते उनमें नाटक लिखने का भाव जगा, अंदर से प्रेरणा लिखी और उन्होंने 5-6 बहुत अच्छे हिंदी के नाटक लिखे। आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री के व्यक्तिगत जानकारी के बारे में। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था कानपुर में। ठीक है, इनका जन्म 1935 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। इन्होंने अपने नाटकों में साथियों नई चेतना, नई स्फूर्ति, नया विद्रोह, नई चेतना, नई स्फूर्ति, नया विद्रोह लेकर ये अपने नाटकों में सामने आए। ठीक है, इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। अनेक नाटकों में इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने बहुत से नाटकों में स्वयं अनुभव अभिनय किया। उसके बाद अभिनय के बाद ही इनमें नाटक लिखने की प्रेरणा जगी थी। तो आइए इनके जो है 6 नाटक, उन पर तेजी से बात कर लेते हैं। इनका पहला नाटक है साथियों ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, वो है नेफा की एक शाम। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। नेफा की एक शाम, इसका प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी। ठीक है, नेफा की शाम 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें साथियों भारत चीन युद्ध का वर्णन किया गया है और इस नाटक में भारत चीन सीमा पर हिमालय पर बसे हुए आदिवासी समुदाय के लोगों की देशभक्ति और उनकी वीरता का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। किसका? भारत चीन सीमा पर हिमालय में बसे हुए आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी वीरता का, उनकी देशभक्ति का अच्छा चित्रण किया गया है। किसमें? नेफा की एक शाम में 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इनका दूसरा नाटक है साथियों माटी जागीर। ठीक है, माटी जागीर प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में। माटी जागीर में साथियों ग्राम विकास की योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। चलिए तीसरा नाटक देखते हैं। इनका तीसरा नाटक है साथियों वतन की आबरू। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के सभी नाटक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको जोर देकर कहना चाहूंगा। वतन की आबरू, इसका प्रकाशन हुआ था 1966 ईस्वी में। इसमें भारत पाक युद्ध का वर्णन किया गया। वतन की आबरू में भारत पाक युद्ध का वर्णन है और एक जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें मुस्लिम परिवार की राष्ट्रभक्ति का भी बहुत अच्छे से चित्रण वतन की आबरू में ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने किया है। 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इनके चौथे नाटक की बात करते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। आपने 3 नाटक देख लिया, नेफा की एक शाम, माटी जागीर और वतन की आबरू। इनका चौथा नाटक है साथियों अनुष्ठान। अनुष्ठान के बारे में एक कोटेशन है कि यह मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक। यह बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यह चूंकि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री के किस नाटक को मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक। ठीक है, यह देखिए, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसको इन्वर्टेड कामा मैंने कर दिया है। अनुष्ठान नाटक को कहा जाता है, यह मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक। किस नाटक को कहा जाता है? यह अनुष्ठान को कहा जाता है ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। अब इसका एक और इसकी विशेषता आप जान लीजिए। जो इसका विषय है, इस नाटक में हिंसा की निरर्थकता, यानी हिंसा से कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसमें हिंसा की निरर्थकता का चित्रण जो है नाटककार ने किया है। इनका 5वां नाटक जो इनकी ख्याति का आधार है और उसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है,
शुतुरमुर्ग इनकी ख्याति के आधार है। शुतुरमुर्ग का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। कैसा नाटक है ये? प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें साथियों शुतुरमुर्ग को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है और नेहरू कालीन राज्य व्यवस्था पर चोट की गई है। ठीक है, बहुत विस्तार में अगर शुतुरमुर्ग पर भी बात करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी कक्षा। परीक्षा दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। शुतुरमुर्ग का प्रकाशन 1968 ईस्वी में इनकी ख्याति के आधार है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। शुतुरमुर्ग को इसमें प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है और उस प्रयोग के माध्यम से, उस प्रतीक के माध्यम से नेहरू कालीन जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उस पर चोट करने का लेखक ने प्रयास किया है। इनका अंतिम नाटक है वो है चिराग जल उठा, 6 नंबर। चिराग जल उठा, उसको ध्यान से देखिए। चिराग जल उठा इनका अंतिम नाटक है। यह भी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिराग जल उठा में टीपू सुल्तान का जो विदेशियों से युद्ध हुआ था उसको नाटक में चित्रित किया गया। आपने ज्ञानदेव अग्निहोत्री के, अमृत राय के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों को देखा। अभी 2 नाटककार हैं जिन पर आपसे चर्चा और करनी है, वो हैं रेवती शरण शर्मा और राजेंद्र कुमार शर्मा। तो बस बहुत कम समय में दोनों लोगों पर चर्चा हो जाएगी। यद्यपि बहुत चर्चित नाम दोनों नहीं है, फिर भी हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते। जो परीक्षाओं की प्रकृति आजकल बदल रही है उसमें कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। और उनके नाटकों का नाम और प्रकाशन वर्ष हम आपको तेजी से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इन सब नाटकों का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है। ये किसके नाटक है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? कोशिश यह है कि आपको अनावश्यक मैं न उलझाऊं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसी पर बात की जाए। अब आइए हम चौथे नाटककार की ओर आगे बढ़ते हैं। वो है रेवती शरण शर्मा। रेवती शरण शर्मा, कुछ पुस्तकों में इनका नाम रेवती शरण शर्मा मिलता है, कुछ पुस्तकों में रेवती शरण शर्मा मिलता है। शरण और शरण में आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रेवती शरण शर्मा या रेवती शरण शर्मा एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो रेवती शरण शर्मा के बारे में इनकी व्यक्तिगत जानकारी जान लीजिए कि इनका जन्म 1924 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1916 में हुई थी। ठीक है, इनके 5 नाटक है। 5 नाटकों का नाम और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। इनको ये माना जाता है कि ये आधुनिक विचारों के नाटक है, आधुनिक विचारों के नाटककार है रेवती शरण शर्मा। ठीक है, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए हम इनके नाटकों को तेजी से देख लेते हैं। इनका पहला नाटक है साथियों चिराग की लौ। चिराग की लौ 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा नाटक इनका है साथियों अपनी धरती। अपनी धरती 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा नाटक इनका है अंधेरे का बेटा। अंधेरे का बेटा, अंधेरे के बेटा का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। इनका चौथा नाटक है साथियों न धर्म न ईमान। यह इनका प्रसिद्ध नाटक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यह चर्चा में रहता है, न धर्म न ईमान। स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित यह नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। न धर्म न ईमान 1970 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है रेवती शरण शर्मा का। ठीक है, दीपशिखा इनका अगला नाटक, 5वां नाटक है दीपशिखा। दीपशिखा प्रकाशित हुआ था 19
1973 ईस्वी में, और इसमें भी साथियों स्त्री पुरुष संबंध का ही चित्रण किया गया है। ठीक है, अब आइए 5वें नाटककार की ओर बढ़ते हैं, राजेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, राजेंद्र कुमार शर्मा, इनको ही माना जाता है कि ये स्वदेशतावादी नाटककार है। कैसे नाटककार हैं? स्वदेशतावादी नाटककार हैं। इनके 3 नाटक हैं। इसमें पहला है रेत की दीवार। पहला नाटक क्या है? रेत की दीवार। ठीक है, रेत की दीवार 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका दूसरा नाटक है साथियों अपनी कमाई। अपनी कमाई प्रकाशित हुआ था 1969 ईस्वी में। और तीसरा नाटक इनका है नीलाम घर। नीलाम घर प्रकाशित हुआ था 1977 ईस्वी। तो साथियों, आज की कक्षा में आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों को देखा, अमृत राय के नाटकों को देखा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों को देखा, रेवती शरण शर्मा के नाटकों को देखा और राजेंद्र कुमार शर्मा के नाटकों को देखा। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपके लिए उपयोगी होगी। कल की कक्षा में सुरेंद्र वर्मा के नाटकों पर चर्चा होगी। सुरेंद्र वर्मा ने कई नाटक लिखे, उनके नाटकों की संख्या ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि कल की कक्षा में केवल सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की चर्चा होगी। उनके नाटक लगभग आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा देख लीजिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटक जरूर पूछ जाते हैं, जो बहुत ख्यातिलब्ध नाम है और उनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, परीक्षा दृष्टि उपयोगी हैं। तो मुझे लग रहा है उन पर विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा। तो कल की कक्षा में सुरेंद्र वर्मा के नाटकों पर चर्चा होगी। आज की कक्षा में इतना ही, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।